हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। बच्चों, आज क्लास 10th के लिए जो कि 2022 के लिए उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा जारी किया गया है मॉडल प्रश्न पत्र, उसका संपूर्ण हल पीडीएफ के साथ लेकर के मैं आया हूं आप लोगों के लिए। तो यह पेपर जो है बोर्ड परीक्षा में जो बच्चे शामिल हो रहे हैं उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा सत्र 2021-22 यानी 2022 में जो बोर्ड की परीक्षा होगी उस परीक्षा का प्रश्न पत्र कैसा होगा, इस प्रश्न पत्र को जानने के लिए इस संपूर्ण सॉल्यूशन के साथ जो है आप वीडियो देखें और इसी तरह के क्वेश्चंस जो है बोर्ड में आएंगे और यही पैटर्न होगा। तो ये पेपर 3 घंटे 15 मिनट का होगा जो कि 70 नंबर का। इसमें 15 मिनट प्रारंभ के परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए दिया जाता है। इस मैथमेटिक्स के प्रश्न पत्र में 7 प्रश्न हैं और सभी प्रश्न अनिवार्य है। प्रत्येक प्रश्न के प्रारंभ में स्पष्ट उल्लेख है कि उसके कितने खंड करने हैं। प्रत्येक प्रश्न के अंक उसके सम्मुख अंकित हैं। प्रथम प्रश्न से आरंभ कीजिए और अंत तक करते जाइए। जो प्रश्न न आता हो उसमें व्यर्थ समय नष्ट न कीजिए। यदि रफ कार्य के लिए स्थान अपेक्षित है तो उत्तर पुस्तिका के बाएं पृष्ठ पर कीजिए और फिर उसे पूरे पेज को जो है क्रॉस कर दीजिए। उस पृष्ठ पर कोई हल न कीजिए। रचना के प्रश्नों के हल में रचना रेखाएं न मिटाइए। यदि पूछा गया हो तो रचना के पद संक्षेप में अवश्य लिखिए। प्रश्न संख्या 1 के अतिरिक्त सभी प्रश्नों के हल के क्रियापद स्पष्ट रूप से लिखिए। प्रश्नों के हल को उत्तर पुस्तिका के दोनों ओर लिखिए। जिन प्रश्न पत्रों यानी जिन प्रश्नों के हल में चित्र खींचना आवश्यक है उसमें स्वच्छ एवं स्पष्ट चित्र अवश्य खींचिए। चित्र के बिना ऐसा हल अशुद्ध तथा अपूर्ण माना जाएगा। जैसे अगर ज्योमेट्री से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो उस क्वेश्चन में जब तक आप फिगर नहीं बनाते हैं, चित्र नहीं बनाते हैं, उससे संबंधित जितनी भी कहानियां या जो हल जो सूत्र आप उससे संबंधित लिखते हैं वह अपूर्ण होता है। तो यह है क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में लिखा गया है सभी खंड कीजिए। यह क्वेश्चन नंबर 1 जो बहुविकल्पीय होता है तो इन बहुविकल्पीय प्रश्नों को हल करने के बाद ही आंसर आता है। कहने में तो बड़ा आसान होता है कि टिक लगाना है, लेकिन बगैर सॉल्व किए जो है इसमें आंसर आता नहीं है। जैसे क है निम्नलिखित में से कौन सा सह अभाज्य संख्याओं का युग्म है। सह अभाज्य मीन्स को प्राइम। तो को प्राइम मतलब क्या होता है? को प्राइम का मतलब होता है कि दो ऐसी संख्याएं जो एक दूसरे का मतलब दोनों संख्याओं में से किसी का जो है गुणनखंड जो है, गुणनखंड तो होगा लेकिन कॉमन फैक्टर इसका नहीं होगा। तो जैसे अगर आप जो है जैसे मान लीजिए कि आपने ये क्वेश्चन नंबर 1 देखें अगर, तो इसमें आप ये देख रहे हैं कि 14 और 35 है। तो 14 का फैक्टर करेंगे तो 2 गुणे 7, ये 7 पचे 35 फैक्टर हो जाएगा, मिल जाएगा। 18 25, 18 का खंड होगा 2 दूना 4 यानी 2 होगा और 3 होगा, इसका फैक्टर 6 होगा। लेकिन 25 का सिर्फ 5 होगा। तो इसका मतलब हो गया कि यह जो है को प्राइम होगा। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा? ये सेकेंड होगा। अब इसको कैसे लिखते हैं कॉपी में, तो यह जो है अभी नीचे जो है पूरा सॉल्यूशन के साथ दिया गया है। सेकेंड में देखिए द्विघात समीकरण 3x² - 4x = 0 के मूलों का गुणनफल है। तो यहां पर आप इसको क्या करेंगे, ये दिया गया है ax², जैसे अगर आप सॉल्व करते हैं तो ax² + bx और +c = 0 ये होता है। तो मूल का जो प्रोडक्ट है तो अल्फा इंटू बीटा आपने क्या पढ़ा है? ये पढ़ा है आपने कि c/a। तो c यहां पर 0 है और a का मान 3 है। तो इसका मतलब हो गया कि ये 0 यानी ये ऑप्शन फर्स्ट सही होगा। ठीक इसी तरह से ये जो क्वेश्चन नंबर 3 है, इस क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए कि समरूप त्रिभुजों की विशेषता होती है। क्या होती है?
उनकी संगत भुजाएं समानुपातिक हों, संगत कोण बराबर हों, उपयुक्त में से दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो समरूप त्रिभुज की विशेषता होती है कि संगत कोण बराबर हों तथा उनकी संगत भुजाएं समानुपातिक हों, अर्थात यहां पर ऑप्शन होगा थर्ड, उपयुक्त में से दोनों। घ साइन 60 डिग्री कास 30 माइनस साइन 60 साइन 30 का मान क्या होगा? तो अगर आप इसे देखें, या तो इसका डायरेक्ट आप मान रख सकते हैं, या इसे आप जो है कास ए कास बी माइनस साइन ए साइन बी, इस फार्मूले का यूज करें तो ये होता है कास ए माइनस बी। तो कास ए माइनस बी का मतलब क्या हो गया? कास 60 माइनस 30, तो ये हो गया कास 30, और कास 30 का मान होता है कितना? कास 30 का मान √3/2, तो ये हो गया सेकेंड वाला, यानी घ का ऑप्शन कौन सा सही हो गया? सेकेंड ऑप्शन सही हो गया। अंगा निम्नलिखित में से कौन सी केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं है? तो आप पढ़े हैं, माध्य होता है, बहुलक होता है, माध्यिका होती है, मानक विचलन। मानक विचलन जो है, यह जो वर्ग अंतराल के टर्म दिए गए होते हैं, ऐसे में हम माध्य निकालते हैं तो उसके बीच का हिस्सा आता है, यानी यह केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं है। च, इस च में देखिए क्या कर रहा है, दो बिंदुओं के निर्देशांक -8 0 और 0 -8 है, इन बिंदुओं से बने रेखाखंड के मध्य बिंदु के निर्देशांक। तो अगर यह जो है ये है और यह बी है, तो ये जो खंड होगा तो इसके लिए क्या होता है? x1 + x2/2 y1 + y2/2, तो ये मिल जाएगा -8 + 0/2 और 0 + -8/2, तो इस तरह से हो गया -8/2 यानी -4। तो अब ये देखिए इसका कौन सा सही हो रहा है? इसका सही है विकल्प नंबर 3। अब देखिए लिखते समय आप इसको कॉपी में कैसे लिखेंगे? तो इसके लिए आप ये देखिए आप ये लिखेंगे कॉपी में बाएं तरफ सॉल्यूशन 1। अब ये जो हाशिया होगा, हाशिया में लिखेंगे क का सेकंड सही है 18 25, ख का फर्स्ट सही है 0, ग का थर्ड है उपयुक्त में से दोनों, घ सेकंड सही है √3/2, अंग चौथा सही है मानक विचलन, च थर्ड सही है -4। तो इस तरह से आप इसको लिखेंगे, सॉल्यूशन रूप में करेंगे और फिर इसके बाद इसे लिखेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 2 का ये क्वेश्चन आप अलग से देख सकते हैं, पीडीएफ में है। द्विघात समीकरण 2x² - 4x + 3 = 0 का विविक्तकर ज्ञात कीजिए और फिर मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। तो विविक्तकर मतलब क्या होता है? डिस्क्रिमिनेंट। ये डिस्क्रिमिनेंट आपने ये पढ़ा हुआ है कि ये होता है ना, d = b² - 4ac, इसका मान यहां से निकालेंगे। तो यहां से जब निकालेंगे तो ये आप ये कंपेयर कर लेंगे, ax² + bx और प्लस c, बराबर 0, और इससे आप इसको फाइंड कर लेंगे। इसी तरह से है ख। तो अब ये होगा कितना? अब ये सॉल्यूशन आप देखते चलिए यहां से, 2x² - 4x + 3 = 0, ax² + bx + c = 0। तो अब विविक्तकर जो d है यह b² - 4ac, तो ये मिल जाएगा आपका d = -4² - 4a 2 है और c 3 है, तो 16 - 24 दैट इज -8, ये ऋणात्मक हो गया। तो जब विविक्तकर ऋणात्मक होगा तो यानी इसका मूल कैसा होगा? मूल इसका काल्पनिक होगा। ख है 15 काट a = 8, तो काट a बराबर हो गया 8/15, ये इधर चला जाएगा।
और अब यहां से आप ये देखेंगे कि ये काट थीटा बराबर आपको मिला। तो अगर आप ये चाहें तो एक ट्रायंगल बनाएंगे। ये देखिए, ये आपने एक ट्रायंगल बना लिया और ये हो गया ए। तो काट थीटा बराबर बी बाई पी। तो बेस कितना हो गया? ये बेस हो गया 8 और परपेंडिकुलर हो गया 15। तो ये कितना हो जाएगा? इसकी वैल्यू आ जाएगी 17। जब ये 17 हो जाएगा तो साइन ए बराबर पी बाई एच, तो 15/17। और सेक कास का उल्टा होता है, कास बी बाई एच होता है, तो एच बाई बी होगा बराबर 17/8। तो इस तरह से ही इसका ये आंसर निकल जाएगा। ग में दिया गया है कि दो त्रिभुज जो कि समरूप त्रिभुज हैं, इन त्रिभुज के क्षेत्रफल का माने क्षेत्रफल दिए गए हैं 121 और 289 और पूछा गया कि इनकी संगत भुजाओं का अनुपात क्या होगा। तो यह सूत्र होता है कि a1/a2 बराबर संगत भुजाओं के अनुपात का वर्ग होता है। तो इस तरह से यह मिल जाएगा आपका d1/d2 बराबर √a1/a2 यानी √121/281 दैट इज 11/17। घ में दिया गया कि दिया गया उसका बहुलक और माध्य दिया गया और पूछा गया माध्यिका क्या होगी। तो माध्यिका और बहुलक में ये संबंध होता है कि 3 माध्यिका बराबर बहुलक प्लस 2 माध्य। तो बहुलक दिया गया 13 और 2 गुणे माध्य 16, तो 16 दूना 32 और ये 13 45 हो गया। 3 माध्यिका बराबर 45, तो माध्यिका बराबर 45/3 दैट इज 15। ये आपको मिल जाएगा आंसर। सॉल्यूशन 3, तीसरे के क्रम दिया गया कि सिद्ध कीजिए कि करड़ी में 3 एक अपरिमेय संख्या है। तो आपको पता है कि ऐसे प्रश्न को हल करने के लिए क्या करते हैं, मान के चलते हैं ना कि मान लिया करड़ी में 3 एक परिमेय संख्या है। तो जब करड़ी में 3 एक परिमेय संख्या है तो √3 बराबर a/b, √3 बराबर a/b यानी इसका दोनों तरफ का वर्ग कर देंगे तो 3b² बराबर a²। अब आपने थ्योरम पढ़ा है कि अगर 3a² को विभाजित करता है तो 3a को भी विभाजित करेगा, यानी यहां पर हो गया कि a का कॉमन फैक्टर है 3। अब a बराबर 3c मान लेते हैं। तो जब a बराबर 3c मान लेते हैं तो क्या होगा, 3b² बराबर a², तो 3b² बराबर 9c² हो गया। a की जगह पर 3c रखेंगे तो अब इसे कट करके आ जाएगा 3c² बराबर b²। अर्थात 3 जो है b² को विभाजित करता है और 3 b को भी विभाजित करेगा। अर्थात 3 जो है a और b दोनों का उभयनिष्ठ गुणनखंड है, जो कि विरोधाभास है क्योंकि आपने ये मान लिया था कि इसका कोई प्राइम फैक्टर नहीं है। अर्थात करड़ी में 3 एक अपरिमेय संख्या है। ख में दिया गया है कि ax प्लस 2y बराबर 2 और 8x प्लस ay बराबर 4 इस समीकरण के अनंत हल हैं। तो अनंत हल के लिए आपने संबंध पढ़ा है a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। ये वैल्यू पुट करेंगे यहां से तो a/8 बराबर 2/a बराबर 2/4 आ जाएगा। अब a निकालना है तो या तो पहले या दूसरे टर्म को इसके इक्वेट कर दें, तो ये कट करके हो जाएगा 1/2। अब अगर हम 2/a और 1/2 को एक साथ रख ले तो a बराबर 4 मिल जाएगा। तो इस तरह से ये इसका a का मान निकल गया 4। अब देखिए ये ज्योमेट्री का क्वेश्चन है, ट्रायंगल से। इस क्वेश्चन में दिया गया है कि PS और SQ का जो अनुपात है, PS और ST का जो अनुपात, SQ का अनुपात है PT/TR और एंगल PST जो है PRQ के बराबर दिया गया है। तो इसका मतलब हो गया कि यह तभी होता है जब ये दोनों एक यानी ST और QR जो है एक दूसरे के पैरेलल हो। जब ये दोनों पैरेलल हैं यानी ST और QR एक दूसरे के पैरेलल हो गए, अब PST जो है PQR के बराबर है और ये PRQ के बराबर है, तो हम कह सकते हैं कि PQR और PRQ आपस में बराबर हैं। तो समान भुजा के सामने के कोण भी बराबर होते हैं, तो Q के सामने का भुजा PR और R के सामने का भुजा PQ, ये दोनों भी आपस में बराबर होंगे। तो जब बराबर होंगे तो PQ बराबर PR होगा। अर्थात जब इसकी दो भुजाएं बराबर हो गई तो PQR जो है एक समद्विबाहु त्रिभुज होगा।
और यही प्रूफ करना है कि समद्विबाहु। प्रश्न है कि शंकु की ऊंचाई, एक शंकु छिन्नक है। छिन्नक क्या होता है? छिन्नक में जैसे बाल्टी का आकार होता है, तो जो बाल्टी का आकार होता है वो कैसा होता है? कुछ इस तरह का आकार होता है। ये हो गया जो है, ये आकार हो गया। अब यहां पर ये दिया गया है कि जो है इसकी जो हाइट है यह 40 सेंटीमीटर है और इसका जो ये रेडियस है ये 38 सेंटीमीटर है और ऊपर वाले का जो स्मॉल आर है यह 8 सेंटीमीटर है। ये इसको कैपिटल आर ले लेते हैं। अब यहां पर पूछा गया है शंकु की तिर्यक ऊंचाई, तो एल बराबर अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर का होल स्क्वायर। इससे फाइंड कर लेंगे तो एल बराबर 40 का स्क्वायर प्लस 38 माइनस 8 का स्क्वायर, तो इस तरह से ये अंडर रूट 25 आ जाएगा बराबर 50 सेंटीमीटर, यानी शंकु छिन्नक की तिर्यक ऊंचाई 50 सेंटीमीटर। चौथे का क, ए बराबर 1032, बी बराबर 272, तो यूक्लिड लेमा जो आपने डिवीजन एल्गोरिथम यानी यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम पढ़ा है, इसमें ए बराबर बी क्यू प्लस आर, यानी ए बड़ा नंबर बी छोटा नंबर और क्यू कोसेंट आर रिमाइंडर होता है। इस आर का मान जो होता है हमेशा क्यू से छोटा होता है, मतलब इसके बीच में लाई करता है। तो 1032 को आप 3 इंटू 272 प्लस 216 लिखेंगे, फिर 272 बराबर 1 गुणे 216 प्लस 76, इस तरह से इसको खंड करते हुए आप ले आएंगे 12 बराबर 4 गुणे 3 प्लस 0, यानी इसका एचसीएफ होगा 4। ख दिया गया है कि एक त्रिभुज है, इस त्रिभुज ए बी सी, इस त्रिभुज ए बी सी, बीसी पर डी एक ऐसा बिंदु है जहां पर एंगल एडीसी और बीएसी बराबर है, तो प्रूफ करना है सी ए स्क्वायर बराबर सी बी इंटू सी डी। तो यहां पर आप देखिए एंगल बीएसी और एडीसी बराबर है, एंगल एसीबी एसीबी और एंगल डीसीए ये भी आपस में बराबर है। तो इसका मतलब हो गया कि ए प्रॉपर्टी से ट्रायंगल एबीसी और ट्रायंगल डीएसी समरूप है। जब समरूप है तो संगत भुजाओं का अनुपात नियत होगा, यानी ए बी अपान डी ए बराबर ए सी अपान डी सी बराबर बी सी अपान ए सी। तो यहां पर हमें चाहिए ए सी और बी सी डी सी में रिलेशन, तो ए सी अपान डी सी इक्वल्स टू बी सी अपान ए सी, यानी ए सी स्क्वायर बराबर बी सी इंटू डी सी। अगर इसे रीअरेंज कर दें तो सी ए स्क्वायर बराबर सी बी इंटू सी डी। ग में दिया गया कि 5 सेंटीमीटर लंबाई का एक रेखाखंड है, इसे 2:3 में विभाजित कीजिए। तो क्या करेंगे आप, ए एक्स जो है ए बी के साथ थीटा कोण यानी एक्यूट एंगल बनाते हुए एक रेखा खींच लेंगे और एक आर्क मतलब कि एक निश्चित दूरी का चाप जो है A1 A2 A3 बराबर बराबर ये 5 हिस्सा में लगा लेंगे, 2 + 3। अब जो है A5 जो लास्ट है उससे B को मिला देंगे। अब 2:3 में है तो 2 से हम A5B के पैरेलल समानांतर एक रेखा खींचेंगे जो AB को P पर कट करता है। अब AP और PB को नाप लेंगे, यह 2 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर आएगा। घ पोर्शन में दिया गया है cot थीटा बराबर 7/8 और पूछा गया कि 1 + sin थीटा इंटू 1 - sin थीटा अपान 1 + cos थीटा इंटू 1 - cos थीटा का मान क्या होगा। तो 1 + sin थीटा 1 - sin थीटा ये 1 - sin स्क्वायर थीटा, 1 + cos थीटा इंटू 1 - cos थीटा ये 1 - cos स्क्वायर थीटा, 1 - sin स्क्वायर थीटा का मान cos स्क्वायर थीटा और इसका मान sin स्क्वायर थीटा। तो इस तरह से ये cot स्क्वायर थीटा हो जाएगा, दैट इज 7/8 का होल स्क्वायर, दैट इज 49/64। 5 का क, क्वेश्चन में दिया गया है कि 2 क्रमागत संख्याओं के वर्गों का योग 365 है, तो उन संख्याओं का मान, तो पहली संख्या x मान लीजिए, दूसरी संख्या x + 1,
दोनों के वर्गों का योग 365 है। तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर बराबर 365। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो एक्स का मान आ जाएगा 13 और दूसरी संख्या 14। ख तो रेखाखंड -6 10 तथा 3 -8 को -4 6 किस रेशियो में बांटेगा, ये आपको फाइंड करना है। तो मान लेते हैं कि जो रेखाखंड AB है उसको आंतरिक रूप से k/1 में बांटता है। तो kx2 प्लस x1 अपान k प्लस 1, ky2 प्लस y1 अपान k प्लस 1 बराबर xy होगा। अब यहां पर ये x1 y1 x2 y2 x और y ये मान रख देंगे। अब देखिए जब मान रख देंगे तो यह x को डिनोट करता है या y को, तो यह x वाले के बराबर होगा -4 और y वाले के बराबर होगा 6। तो इसको आप बराबर करके k का मान निकाल लीजिए। ग में दिया गया है कि एक गोला है उसे पिघला करके एक बेलन बनाया जाता है और गोले का आयतन जो है वह बेलन के आयतन के बराबर होगा पिघलाने के बाद। तो बेलन का आयतन πr² और गोले का आयतन 4/3 πr³। इससे पाई का मान दोनों तरफ पाई यानी कैंसिल हो गया। तो h बराबर 4/3 स्मॉल r³ अपान कैपिटल R³। स्मॉल r गोले की त्रिज्या है और कैपिटल R जो है बेलन की त्रिज्या, बेलन के व्यास की। तो ये आ जाएगा 2.744 सेंटीमीटर, यानी बेलन की ऊंचाई मिल जाएगी 2.74 सेंटीमीटर। इसके बाद दिया गया है कि वर्ग अंतराल 45 से 55, 55 65, 65 75, 75 85, 85 95 बारंबारता 3 10 11 8 3 दिया गया है और पूछा गया माध्य मान क्या होगा। तो सबसे पहले इसका वर्ग चिन्ह निकाल लीजिए। इसके वर्ग अंतराल के लोअर और अपर लिमिट को जोड़ करके आधा कर देते हैं। तो दोनों को जोड़ेंगे तो आ जाएगा 50, 10 का अंतर है तो 60 70 80 90 आ जाएगा। फिर fi इंटू xi ये ऐसे निकाल के इसको जोड़ लेंगे तो माध्यमान इसका हो जाएगा समेसन fi xi अपान समेसन fi दैट इज 2430 अपान 35 तो 69.43 आ जाएगा। 6 का क दिया गया है कि बड़ी संख्या के वर्ग में से छोटी संख्या के वर्ग को घटाने पर 180 आता है और छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है। तो यानी y² बराबर 8x। इसका मान यहां पर रख देंगे तो x² माइनस 8x बराबर 180। इसका खंड करेंगे तो आ जाएगा ये x प्लस 10 बराबर 0 और x माइनस 18 बराबर 0 तो x बराबर 18 आ जाएगा। y² बराबर 8x है तो 8 इंटू 18 दैट इज 144 तो y का मान हो जाएगा 12। तो बड़ी संख्या 18 हो गई और छोटी संख्या 12 हो गई। 6 का ख 6 के ख में दिया गया है कि ये फिगर आप देख रहे हैं, इस फिगर में 4 वृत्त काट के निकाल लिए गए हैं। तो बचे हुए हिस्से का क्षेत्रफल क्या होगा। तो ये वर्ग है 14 सेंटीमीटर भुजा, इसकी लंबाई दी गई है। यानी दोनों वृत्त का जो व्यास है उसका जो सम है वह 14 है। तो 2d बराबर 14 तो d बराबर 7 यानी r बराबर 7/2 हो गया। एक का छायांकित भाग का क्षेत्रफल वर्ग के क्षेत्रफल में से 4 वृत्त के क्षेत्रफल को घटा दीजिए तो ये मिल जाएगा 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। 6 का ग 6 के ग में दिया गया क्वेश्चन कि एक वृत्त 4 सेंटीमीटर रेडियस का है, दूसरा 6 सेंटीमीटर रेडियस का है, दोनों संकेंद्रीय हैं। तो बड़े वृत्त से छोटे वृत्त के किसी बिंदु पर यानी बड़े वृत्त के किसी बिंदु से छोटे पर स्पर्श रेखा कीजिए। तो इसके लिए क्या करेंगे, केंद्र से P को मिला देंगे और इसका लंबवर्धक खींचेंगे। लंबवर्धक इन दोनों पॉइंट को जहां पर कट करेगा वहां से इसको मिला देंगे। मिला क्या देंगे तो ये जो है इसका जो ये मिल जाएगा इसका सेंटर। इससे अब एक जो है सर्किल ड्रा करेंगे। जब सर्किल ड्रा करेंगे तो यह A और B ये दो जगहों पर कट करेगा। P से A को मिला दीजिए, P से B को मिला दीजिए, स्पर्श रेखा मिल जाएगी। P से A को माप लीजिए, ये मिल जाएगा 4.5 सेंटीमीटर। 6 का घ ये कुछ छात्राओं की हाइट से दिया गया है कि 140 से कम 4, 145 से कम 11, 150 से कम 29, 155 से कम 40, 160 सेंटीमीटर से कम 46 और 165 से कम 51 बच्चे हैं। तो ये संचयी बारंबारता हो गई। इसकी बारंबारता निकाल लेंगे तो ये 11 में से 4 7, 29 में से 11 18, 40 में से 29 11, 46 में से 40 ये 6 और 51 में से 46 5।
n/2 निकालेंगे तो n/2 25.5 आएगा और यह 25.5 जो है वर्ग अंतराल 145 से 150 में आता है। तो अब यहां पर लोअर लिमिट हो गई 145, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी हो गया 11, f 18, h दोनों का जो अंतर है यह 5 है। तो सूत्र होता है L + n/2 - CF/F × h। यहां पर इसका मान रख देंगे और ये वैल्यू मिल जाएगी 149.03, अर्थात बच्चियों की यानी छात्राओं की औसत ऊंचाई 149.03 सेंटीमीटर होगी। 7 का क। 7 के क में दिया गया है कि 10/x + y + 2/x - y = 4, 15/x + y - 5/x - y = -2। अब इसे जो है सिंप्लीफाई करना है तो मान के यहां पर मान लेंगे 1/x + y = m, 1/x - y = n। तो ये मिल जाएगा 10m + 2n = 4, यानी 2 से भाग दे दीजिए तो 5m + n = 2। दूसरा 15m - 5n = -2। अब इन दोनों को इल्यूमिनेशन मेथड मैंने इसको क्या करते हैं आप इलिमिनेट करते हैं, इस मेथड से आप इसको निकाल लीजिए। तो ये n है -5n है तो अगर 5 से गुणा कर दें तो ये कट जाएगा, गुणा कर लिया 25m + 5n = 10 और ये 15m - 5n = -2, ये कट गया 40m = 8 तो m = 1/5। n का मान यहां से निकाल लेंगे तो 5m + n = 2 है तो n = 2 - 5m से आ गया 1। तो 1/x + y = m, दैट इज 1/5, तो x + y = 5, 1/x - y = n = 1, तो यानी x - y = 1। इन दोनों को सिंप्लीफाई करेंगे तो x का मान 3 और y का मान 2। अब इसी का अथवा पार्ट है कि मान लिया दिया गया कि रहमान की 3 वर्ष पूर्व की आयु का व्युत्क्रम तथा 5 वर्ष बाद की आयु का व्युत्क्रम का योग 1/3 है। तो अगर हम मान लेते हैं कि रहमान की वर्तमान आयु x वर्ष है तो 3 वर्ष पहले x - 3, 5 वर्ष बाद x + 5, तो इसका व्युत्क्रम 1/x - 3 और इसका व्युत्क्रम 1/x + 5 = 1/3 क्रॉस मल्टीप्लाई करके और इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा x - 7 × x + 3 = 0। x + 3 = 0 करते हैं तो ऋणात्मक आएगा, इसलिए उसको छोड़ देंगे तो x - 7 = 0, अर्थात रहमान की वर्तमान आयु होगी 7 वर्ष। 7 का ख। ये हाइट एंड डिस्टेंस से है तो इसमें दिया गया है कि किसी ऊंची बिल्डिंग से किसी दूसरे बिल्डिंग के टॉप को देखने पर अवनमन कोण 30 डिग्री है और बॉटम को देखने पर 45 डिग्री है। तो ये फिगर बनेगा और जब फिगर बनेगा तो ये tan 30 = h/x से x = h/h√3 मिल जाएगा और दूसरे में tan 45 से h + 8/x तो ये x = h + 8 मिल जाएगा। यानी इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो h का मान 10.92 और x का मान 18.928 मीटर मिल जाएगा। इसी का अगला हिस्सा है कि एक बिल्डिंग है, बिल्डिंग के ऊपर एक पताका लगा हुआ है तो बिल्डिंग की ऊंचाई का जो 30 डिग्री बनता है और पताके को लेकर के 45। अब इन दोनों से भी 2 ट्रायंगल बनेगा तो छोटे में tan 30 = 10/x तो x = 10√3, √3 का मान 1.732 रखेंगे तो ये मिल जाएगा 17.32 मीटर। अब समकोण त्रिभुज PAC से tan 45 = h + 10/x तो h + 10/x = 1 तो x = h + 10। अब आपको x की वैल्यू ऊपर से पता है तो ऊपर से पता है तो कितना है 17.32 तो h बराबर हो गया x - 10 यानी 17.32 - 10 यानी 7.32 मीटर। तो अब इसकी जो ऊंचाई होगी वह पताके जिसमें लगा हुआ है उसकी ऊंचाई हो जाएगी 7.32 मीटर।